अपना चल रहा था सेकंड चैप्टर गाउस का नियम एवं इसके अनुप्रयोग। इस चैप्टर के प्रीवियस 7 लेक्चर हो चुके हैं, आज इसका 8वां लेक्चर है। इसमें हम चर्चा करेंगे अनंत लंबाई के आवेशित तार कोष्टक में रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक वायर लेते हैं, अनंत लंबाई का, जिसे प्लस स्मॉल क्यू आवेश दिया तो दिया गया समस्त आवेश इसकी लंबाई के अनुदिश एक समान रूप से वितरित हो गया। तो आपके दिमाग में आ गया होगा कौन सा लॉजिक लगेगा? रेखीय आवेश घनत्व तो लैम्ब्डा बराबर Q अपॉन L, जिसकी चर्चा मैं कर चुका हूं पहले। जिसे प्लस स्मॉल क्यू आवेश देने पर दिया गया समस्त आवेश इसकी लंबाई के अनुदिश एक समान रूप से वितरित हो जाता है। अब बात आती है, अगर हम वैसे नॉर्मली बात करें तो इस तार से स्मॉल r दूरी पर स्थित, इस तार से स्मॉल r दूरी पर स्थित एक बिंदु लिया P, जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब बात आती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने से पहले दिशा निकाली जाए। विद्युत क्षेत्र की दिशा वो आपको मालूम भी है कि धनावेश है तो धनावेश से दूर की ओर होगी, इधर की ओर, यानी O से P की ओर। अगर बिंदु इधर लेते P तो उस कंडीशन में भी इधर से इधर, यानी मेरा कहने का मतलब अगर आपको बताएं तो इसकी इधर होगी और इससे क्या होगी इधर। किसकी डायरेक्शन? E की डायरेक्शन। फिर भी हम थोड़ा सा मैथ लगा के इसकी डायरेक्शन निकालते हैं कि पहले डायरेक्शन किधर होगी विद्युत क्षेत्र की, फिर बाद में बात करेंगे परिमाण। मालूम भी है लेकिन फिर भी, तो इसमें बात करेंगे पहले विद्युत क्षेत्र की दिशा। विद्युत क्षेत्र की दिशा अनंत लंबाई के तार से मतलब ये नहीं है कि ये निचला हिस्सा पाताल में चला गया और ये आकाश में चला गया। अनंत लंबाई से तात्पर्य है कि इसकी लंबाई की तुलना में, लंबाई की तुलना में जो ये बिंदु है ये वायर के क्या है? नजदीकी। ओपी का मान क्या है? कम बजाय वायर के, बजाय वायर के। मान लीजिए कोई वायर है, ये इसके बिंदु ले लिए बिल्कुल नजदीक, बिल्कुल नजदीक। इसका मतलब है इसको क्या मान लिया? अनंत लंबाई का। अनंत लंबाई से तात्पर्य ये नहीं कि निचला हिस्सा पाताल में और ऊपला आकाश में, ऐसा कुछ नहीं है। तार की लंबाई की तुलना में बिंदु P क्या है? नजदीक, अल्प दूरी पर है। O से समान दूरी पर इस वायर को नाम दिया AB। O से समान दूरी पर दो अल्पांश लिए, O से समान दूरी पर एक अल्पांश को ले लिया A, इसको नाम दिया A1, और O से उतनी दूरी पर एक नीचे अल्पांश लिया, इसको नाम दिया A2। A2 इस अल्पांश के कारण, इस अल्पांश A1 के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र होगा जिसकी डायरेक्शन धनावेश से दूर की ओर। DE वेक्टर। इसी प्रकार इसकी वजह से बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा DE वेक्टर, यह है बिंदु P, बिंदु P, बिंदु P। यदि हम बात करें O से समान दूरी पर दोनों अल्पांश, तो ये क्षैतिज के साथ बनाया गया ये कोण, ये थीटा, तो ये भी क्या होगा? थीटा। आगे पीछे इसी लाइन को आगे बढ़ाया, इसी लाइन को आगे बढ़ाया, ये कोण थीटा, ये कोण थीटा, तो ये कोण भी थीटा, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। और ये निचले वाला कोण, ये कोण थीटा, तो ये कोण भी थीटा, ये कोण भी थीटा। A1P व A2P का घटकों में वियोजन करते हैं। D वेक्टर इसका क्षैतिज के साथ बनाया गया कोण कितना है? थीटा।
तो इसका इधर कंपोनेंट क्या होगा, DE cos थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट ये होगा DE sin अल्फा, sin थीटा, अल्फा है तो अल्फा, थीटा है तो थीटा, DE sin थीटा। इसी प्रकार D वेक्टर का क्षैतिज के साथ कोण कितना है, थीटा, तो ये कंपोनेंट कौन सा होगा, कोस वाला, DE cos थीटा, और इसका दूसरा कंपोनेंट नीचे ये होगा DE sin थीटा, DE sin थीटा, ये आपका बिंदु है P। दोबारा सुनिए बात को, माना अनंत लंबाई का एक सीधा चालक तार AB है, एक सीधा AB कह दो, XY कह दो, मर्जी आपकी, AB है, जिसे प्लस स्मॉल q आवेश देने पर, जिसे प्लस स्मॉल q आवेश देने पर दिया गया समस्त आवेश इसकी लंबाई के अनुदिश एक समान रूप से वितरित हो जाता है। तार पर स्थित बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर, तार से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा, परिमाण बाद में ज्ञात करेंगे, दिशा ज्ञात करने के लिए बिंदु P से तार AB पर लंब, तार AB पर लंब क्या नाम है, OP, तार AB पर लंब OP डालते हैं। O से समान दूरी पर दो अल्पांश A1 व A2 लेते हैं, O से समान दूरी पर दो अल्पांश A1, यानी संपूर्ण तार को छोटे छोटे अल्पांशों से मिलकर बना माना जा सकता है। O से समान दूरी पर दो अल्पांश A1 व A2 लेते हैं। अल्पांश A1 व A2 के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा A1P यानी A1 से P की ओर, धनावेश से दूर की ओर, और A2 के कारण A2P के अनुदिश A2 से P की ओर होती है। A1P व A2P का घटकों में वियोजन करते हैं, A1P व A2P का घटकों में वियोजन करते हैं। OP के लंबवत घटक, ये है OP के लंबवत घटक कौन सा, DE sin थीटा, अगर ये अल्फा लेते तो अल्फा हो जाता, DE sin थीटा परिमाण में समान, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, परिमाण में समान तथा दिशा में विपरीत होने का एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। ये बात मैंने आपको बताई थी। इन दोनों का रिजल्टेंट जब दोनों सदिशों के मध्य एंगल कितने डिग्री हो, अब यहां पर देखिए ये इधर और ये इधर, एंगल कितने डिग्री, 180 डिग्री, 180 डिग्री, तो रिजल्टेंट क्या आएगा, मान लीजिए E नेट बराबर DE sin थीटा प्लस DE sin थीटा। अगर हम बात करें, नॉर्मली बात करें, E नेट वेक्टर बराबर E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर, या फॉर्मूला अप्लाई करें, E बराबर अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा, तो E नेट बराबर E1 माइनस E2 या E2 माइनस E1, कैंसिल, DE sin थीटा और DE sin थीटा। OP के लंबवत घटक DE sin थीटा परिमाण में समान तथा दिशा में विपरीत होने का एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, जबकि क्षैतिज घटक DE cos थीटा एक ही दिशा में होने के कारण आपस में जुड़ जाते हैं। जब दोनों सदिश एक ही दिशा में होते हैं, इन दोनों के मध्य एंगल 0 डिग्री, तो E नेट बराबर वेक्टर हट जाता, फॉर्मूला अप्लाई हो गया E1 प्लस E2, मैथ की जैसे गणित की संख्याएं जोड़ के वजह जोड़ हो गया, E नेट बराबर E1 प्लस E2, जबकि क्षैतिज घटक DE cos थीटा एक ही दिशा में होने के कारण आपस में जुड़ जाते हैं, तो ये कैंसिल हो गए। अतः बिंदु P पर, ऐसे बहुत से अल्पांश होंगे, अतः बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा, अतः बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा तार की लंबाई के लंबवत, ये तार की लंबाई है, तार की लंबाई के लंबवत बाहर की ओर अर्थात O से P की ओर होगी, O से P की ओर होगी। तो ये हमने चर्चा करी पहले विद्युत क्षेत्र की दिशा निकालने की, विद्युत क्षेत्र की दिशा, इसके बाद में चर्चा करेंगे मैग्नीट्यूड निकालेंगे कि बिंदु P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आएगी। तो डायरेक्शन समझ में आ गई सभी को, दोबारा सुन लीजिए, विद्युत क्षेत्र की दिशा निकाल रहे हैं पहले, वैसे आपको मालूम भी है थोड़ा बहुत कि धनावेश से दूर की ओर, धनावेश से दूर की ओर, फिर भी थोड़ा सा मैथ अप्लाई किया
और देखिए कैसे डायरेक्शन आई O से P की ओर। माना एक सीधा लंबा चालक तार AB लेते हैं, माना एक सीधा लंबा चालक तार AB लेते हैं, जिसे प्लस स्मॉल q आवेश देने पर दिया गया समस्त आवेश इसकी लंबाई के अनुदिश एक समान रूप से वितरित हो जाता है। हो गया एक समान रूप से वितरित, तथा इसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्बडा है। और लैम्बडा बराबर आपको मालूम है क्या होता है, Q/L। लैम्बडा बराबर Q/L तथा इसका रेखीय आवेश घनत्व यानी प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा। यहां कॉन्सेप्ट यूज होगा लैम्बडा का। किसका? लैम्बडा का। तार पर स्थित बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ज्ञात करने के लिए बिंदु P से तार AB पर लंब OP डालते हैं। O से समान दूरी पर दो अल्पांश A1 व A2 लेते हैं। अल्पांश A1 व A2 के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा A1P तथा A2P के अनुदिश होगी, यानी A1 से P की ओर और A2 से P की ओर होगी। A1P व A2P का घटकों में वियोजन करते हैं। OP के लंबवत घटक DE sin थीटा परिमाण में समान था दिशा में विपरीत होने का एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, जबकि क्षैतिज घटक DE cos थीटा एक ही दिशा में होने का आपस में जुड़ जाते हैं। तो फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बच गया। तो हम कह सकते हैं कि अतः अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा तार की लंबाई के लंबवत बाहर की ओर अर्थात OP के अनुदिश यानी O से P की ओर होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होगी? मेरा कहने का मतलब डायग्राम को बेकार कर रहा हूं थोड़ा सा, E वेक्टर, इसी प्रकार E वेक्टर, इसी प्रकार E वेक्टर, E वेक्टर। अगर इधर बिंदु लेते तो इधर भी, इधर अगर ऋणावेश होता तो डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो जाती, ऋणावेश की ओर हो जाती है, जो तीर के निशान है जस्ट ऐसे हो जाती। बात समझ में आ गई दिशा की? तो इस वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड दूर की ओर, लंबाई के लंबवत दूर की ओर। तो ये थी बात है दिशा निकालने। अब हम बात करेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मैग्नीट्यूड निकालने। अनुप्रयोग वही चल रहा है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तार की लंबाई के लंबवत स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब की बार मैग्नीट्यूड निकालेंगे। डायरेक्शन तो पता लगी गई, इधर की ओर होगी डायरेक्शन, तार की लंबाई के लंबवत बाहर की ओर। अब हम बात कर रहे हैं मैग्नीट्यूड, परिमाण, वैल्यू कितनी होगी। तो गाउस का नियम लगता है बंद पृष्ठों पर, यानी गाउसियन सरफेस की कल्पना करनी पड़ेगी, गाउसीय पृष्ठ की, यानी आवेश वितरण के चारों ओर। यहां पर आवेश वितरण कौन सा है? रेखीय आवेश वितरण। आवेश वितरण के चारों ओर खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ, इसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान एक समान होता है तथा विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के समांतर या पृष्ठ के लंबवत होता है तथा जिसका पृष्ठ समाकलन आसानी से प्राप्त किया जा सके, गाउसीय पृष्ठ कहलाता है। तो r डिस्टेंस पर चाहे इधर ले लो चाहे इधर ले लो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा? समान। इतनी दूरी पर इधर
स्मॉल एल लंबाई। तार की लंबाई के लंबवत स्मॉल आर दूरी पर स्थित, तार की लंबाई के लंबवत स्मॉल आर दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए, मान लीजिए कोई वायर है, तार की अक्ष को केंद्र मानकर स्मॉल आर त्रिज्या ऐसे चारों तरफ स्मॉल आर त्रिज्या एवं स्मॉल एल लंबाई के बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। देखिए कैसे, ये वायर चला गया बीचों बीच ऐसे, कुछ वायर ऊपर भी रह गया और कुछ वायर नीचे भी रह गया। बात समझ में आई क्या? ये नहीं कि सारा का सारा अनंत लंबाई का वायर, कुछ वायर ऊपर रह गया, कुछ वायर नीचे रह गया। अब ये वायर है, इससे इसके अक्ष से परिधि की दूरी r है, सभी जगह समान है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का मान इस सरफेस पर भी समान होगा और इस सरफेस पर भी क्या होगा, समान होगा। तार से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम तार की अक्ष को केंद्र मानकर स्मॉल r त्रिज्या एवं स्मॉल l लंबाई के बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। अब बात आती है इस बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ में परिबद्ध आवेश कितना होगा। बच्चा कहेगा क्यों गलत, क्यों? क्योंकि फिर वही बात, ये बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ लिया है स्मॉल एल लंबाई का, अब इसमें से ये वायर जा रहा है, कुछ वायर ऊपर बच गया और कुछ वायर नीचे बच गया। जो आवेश क्यू दिया वो तो पूरी लंबाई पर एक समान रूप से वितरित हो गया। तो इसके अंदर बताइए केवल, यानी ये वायर अगर इसके अंदर चला गया तो जो हिस्सा वायर का यहां से यहां तक की जो तार की लेंथ है, जो यहां से यहां तक, बताइए इसमें बाउंडेड चार्ज कितना होगा, निहित आवेश कितना होगा? क्यू तो नहीं होगा, क्यू तो नहीं होगा। क्यों? अगर यहां से यहां तक, मैं बेकार कर रहा हूं थोड़ा सा, यहां से यहां तक जब क्यू आ गया तो बाकी का ये कहां से आ गया? केवल वो ही होगा यहां से यहां तक। कैसे निकाला जाए? मैंने कहा कि इसका रेखीय आवेश घनत्व क्या है, लैम्डा, यानी प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा। तो इस गाउसीय पृष्ठ में परिबद्ध आवेश लैम्डा एल होगा तथा बिंदु P इसके वृत्ताकार पृष्ठ पर या बेलनाकार पृष्ठ पर? बेलनाकार पृष्ठ पर होगा, बेलनाकार पृष्ठ पर होगा। अब बात आती है वही दो अप्रोच, एक तो गाउस के नियम से, पहला चीज कोई से में लगाओ, चाहे अल्पांश का कॉन्सेप्ट लगाओ और चाहे गाउस के नियम का कॉन्सेप्ट लगाओ, समीकरण 1 बनाओ 2 बनाओ, 1 और 2 के LHS बराबर है RHS को बराबर कर दीजिए, मर्जी आपकी। तो गाउस के नियम से क्या होगा, फाई ई बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब सिग्मा क्यू कितना है? सिग्मा क्यू, चूंकि सिग्मा क्यू बराबर लैम्डा एल, सिग्मा क्यू बराबर लैम्डा एल। बात समझ में आई कैसे? कि चूंकि लैम्डा बराबर क्यू अपॉन एल, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्यू बराबर लैम्डा, क्यू बराबर लैम्डा एल। अरे भाई रेखीय आवेश घनत्व तो लैम्डा है। अरे चूंकि एक पेन का मूल्य 2 रुपए तो 2 पेनों का मूल्य 4 रुपए। इसी प्रकार से एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा लैम्डा, इसलिए एल लंबाई पर, चूंकि कैसे है दोबारा समझिए, चूंकि एकांक लंबाई पर आवेश बराबर लैम्डा, इसलिए कितनी लंबाई ली आपने? ये जब एल है तो यहां से यहां तक भी तो एल ही होगी। स्मॉल एल लंबाई पर आवेश लैम्डा इंटू एल। तो ये समान यहां रख दें तो फाई ई बराबर आ गया लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, समीकरण 1। इतनी बात समझ में आ गई।
अब हम बात करते हैं दूसरा कॉन्सेप्ट अल्पांश वाला, फ्लक्स के कंसेप्ट से। इस बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ को, इस संपूर्ण बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ को 3 पृष्ठों से मिलकर बना मान सकते हैं। 3 पृष्ठों से मिलकर बना मान सकते हैं, जैसे ड्रम टाइप का। ऊपरी वृत्ताकार पृष्ठ ढक्कन, ये पैदा, और ये इसका वक्रीय पृष्ठ। संपूर्ण बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ को 3 पृष्ठों से मिलकर बना मान सकते हैं। मैं नाम देता हूं जी, फर्स्ट सेकंड थर्ड दे दीजिए। ये S1 S2 S3 मर्जी आपकी। इसको नाम दिया S1 पृष्ठ, इसको नाम दिया S2 और इसको नाम दिया S3। S1 पृष्ठ, S2 ऊपरी वृत्ताकार पृष्ठ S1, निचला वृत्ताकार पृष्ठ S3 और बेलनाकार पृष्ठ S2। मर्जी आपकी, कैसे भी नामांकन कीजिए। यहां S1 डाल दीजिए, यहां S2 डाल दीजिए, यहां S3, मर्जी आपकी। फर्स्ट सेकंड थर्ड डाल दीजिए। संपूर्ण पृष्ठ से, संपूर्ण पृष्ठ से, संपूर्ण पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स फाई ई बराबर क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। संपूर्ण पृष्ठ को 3 पृष्ठों से मिलकर बना मान सकते हैं। अलग अलग से ऐड कर दें, फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3। 3 पृष्ठ कौन कौन से? अगर ए बात करें, ऊपरी वृत्ताकार पृष्ठ, ऊपरी वृत्ताकार पृष्ठ S1, स्मॉल बी, बेलनाकार पृष्ठ S2, निचला वृत्ताकार पृष्ठ S3। अब बात आती है, जैसे ये पूरा तो क्लोज है, लेकिन जब अलग अलग करेंगे तो बंद हट जाएगा। तो फाई ई बराबर क्लोज नहीं आएगा, सरफेस इंटीग्रेशन S1 ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। इसी में से 3 ब्रांच निकल रही है। प्लस ये ऐसे कह दीजिए फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3। इससे निकलने वाला फ्लक्स, इससे निकलने वाला फ्लक्स और वक्रीय पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स, प्लस इंटीग्रेशन S2 ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर प्लस इंटीग्रेशन S3 ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ये आपको मालूम है अदिश गुणनफल है। तो जैसे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जब खुलता है तो ए बी cos थीटा इंटीग्रेशन S1 ई डी ए cos थीटा प्लस इंटीग्रेशन S2 ई डी ए cos थीटा प्लस इंटीग्रेशन S3 ई डी ए cos थीटा। अब थीटा क्या है ये बता चुका हूं मैं बहुत पहले। विद्युत क्षेत्र सदिश तथा क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण। बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ है, 3D सरफेस है। 3D सरफेस को हम बोलते हैं क्लोज्ड सरफेस फिजिक्स में। तो क्षेत्रफल की दिशा ओनली बाहर की ओर, क्षेत्रफल की दिशा पृष्ठ पर खींचे गए अभिलंब की दिशा में बाहर की ओर होगी। तो इस वृत्ताकार जो पृष्ठ S1 है इसे भी अपन छोटे छोटे अल्पांशों से मिलकर बना मान सकते हैं। तो यहां पर एक अल्पांश लिया, एरिया वेक्टर किधर होगा? ऊपर की ओर डी ए वेक्टर। और इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम है इधर, तो ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर। एंगल कितने डिग्री? 90 डिग्री, एंगल 90। इसी प्रकार यहां अल्पांश लिया, एरिया वेक्टर डी ए वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दिशा पहले निकाल ली। तो बोलिए एंगल कितने डिग्री? थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। इसी प्रकार यहां पर क्षेत्रफल की दिशा पृष्ठ पर खींचे गए अभिलंब की दिशा में बाहर की ओर और इलेक्ट्रिक फील्ड है ये ऐसे। बताइए इसमें भी अगेन एंगल कितने डिग्री? 90 डिग्री। कितने डिग्री? 90 डिग्री। तो S1 पृष्ठ की यदि हम बात करें इसी के जस्ट नीचे, तो यहां थीटा कितने डिग्री? 90 डिग्री। S2 पृष्ठ पर चाहे बिंदु P इधर ले लीजिए तो यहां डी ए वेक्टर इधर हो जाता है, E वेक्टर भी इधर है। यहां पर एंगल जस्ट इसके नीचे थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। और S3 पृष्ठ पर अगेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। सॉल्व करें आगे थीटा रख के।
तो बोलिए क्या बनेगा अगली स्टेप में? फाइव ई इंटीग्रेशन S1 ई डी ए cos 90 डिग्री प्लस इंटीग्रेशन S2 ई डी ए cos 0 डिग्री प्लस इंटीग्रेशन S3 जगह नहीं है थोड़ी सी मेरे पास, ई डी ए cos 90 cos 90 की वैल्यू 0, तो ये पद भी कंप्लीट 0 और ये पद भी कंप्लीट 0, तो 5e बराबर क्या आ गया 0 प्लस इंटीग्रेशन S2 ई डी ए cos 0 की वैल्यू 1 प्लस cos 90 ई डी ए cos 90 अगेन 0, तो 5e बराबर क्या आ गया इंटीग्रेशन S2 ई डी e इज कांस्टेंट, तो e बाहर ले लिया, तो 5e बराबर e इंटीग्रेशन S2 d। अब इस जो वक्र प्रश्न है या बेलनाकार प्रश्न से छोटे छोटे प्रश्नों से मिलकर, छोटे छोटे अल्पांशों से मिलकर बना मान सकते हैं। तो इंटीग्रेशन S2 dA क्या आएगा, ध्यान दीजिए। ये था, ये ऊपरी वृत्ताकार पृष्ठ, ये निचला वृत्ताकार पृष्ठ और ये बेलनाकार पृष्ठ या वक्रीय पृष्ठ। तो इसका कंप्लीट का एरिया कितना आएगा, ध्यान दीजिए। रेडियस कितनी है इसकी r, ये r, तो ये भी r, ये भी r, ये भी r और ये भी r। रेडियस कितनी है स्मॉल r, तो इसकी परिधि कितनी होगी 2 पाई r और लंबाई कितनी है l। तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल देखिए, इसको पूरे को खोल दिया तो ये तो लेंथ परिधि के बराबर 2 पाई r और लेंथ कितनी है l, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो 2 पाई r l कंप्लीट आ गया 2 पाई r l। चूंकि इंटीग्रेशन S2 dA बराबर 2 पाई r l, समझ में आ गया। तो 5e बराबर e इंटू 2 पाई r l समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 से वही सेम अप्रोच है कि कोई सा भी एप्लीकेशन हो गॉस लॉ का, एक तो फ्लक्स निकालें अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, बंद गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करें, उसके अंदर परिबद्ध आवेश देखें, ये अप्लाई करें। मर्जी आपकी चीज, पहले आप वो कांसेप्ट अप्लाई करो, चीज अप्लाई करो, कोई प्रभाव नहीं पड़ता इस चीज का। एक दूसरा है अल्पांश लें और प्रत्येक अल्पांश के लिए ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर की गणना करो। उन सभी का क्या करते हैं योग, दोनों समीकरणों में एलएचएस बराबर है और आरएचएस को भी क्या करते हैं बराबर। तो इक्वेशन फर्स्ट व सेकंड से, इक्वेशन फर्स्ट व सेकंड से बोलिए क्या होगा, E इंटू 2 पाई r l बराबर लैम्बडा l अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E चाहिए अपने को, तो E बराबर लैम्बडा l अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए l से l कट गया, तो लैम्बडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r। मात्रक वही न्यूटन प्रति कूलम या वोल्ट प्रति मीटर। यहां पर हम के भी बना सकते हैं। नीचे कितने की कसर है, 2 की, तो गणित इस बात को अलाउ करता है ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दे, तो ऊपर तो बच जाएगा 2 और नीचे आएगा 2 दूनी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये बन गया के। क्या बन गया के। ये भी रिजल्ट सही है वैसे। E बराबर, मैं इधर कर रहा हूं, E बराबर आया अपना लैम्बडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r। ऊपर नीचे 2 से गुणा कर ले, तो क्या बन गया E बराबर 2 लैम्बडा अपॉन 2 दूनी 4 एप्सिलॉन नॉट इनटू r। चूंकि k बराबर होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो E बराबर क्या बन गया 2 k लैम्बडा अपॉन स्मॉल r। 2 k लैम्बडा अपॉन स्मॉल r न्यूटन प्रति कूलम। तो ये आ गया E बराबर 2 गणितीय संख्या k स्थिर वैद्युत की नियतांक 9 गुणा 10 की पावर 9, लैम्बडा रेखीय आवेश घनत्व जिसका मात्रक लैम्बडा बराबर q अपॉन l कूलम प्रति मीटर, और r क्या है
उस तार से उस बिंदु की दूरी स्मॉल r, तो E बराबर 2k लैम्बडा अपॉन r। तो इस बात को भी सत्यापित कर रहा है या E व्युत्क्रमानुपाती r। जैसे जैसे तार से दूरी बढ़ती जाती है, जैसे जैसे तार से दूरी बढ़ती जाएगी विद्युत क्षेत्र का मान घटता जाएगा और अनंत पर r टेंड्स टू इंफिनिटी, अनंत पर विद्युत क्षेत्र का मान कितना हो जाएगा? 0। तो ये थी आपकी चौथी एप्लीकेशन, अनंत लंबाई के आवेशित तार कोष्ठक में रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसमें पहले अपन ने दिशा निकाली, दिशा आई चालक तार की लंबाई के लंबवत बाहर की ओर। इधर ले लो बिंदु, इधर लोगे तो इधर। उसके बाद में मैग्नीट्यूड निकाला, मैग्नीट्यूड के लिए क्या किया? स्मॉल तार को अक्ष मानकर स्मॉल r त्रिज्या एवं स्मॉल l लंबाई के बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना की। इस गाउसीय पृष्ठ में यहां से यहां तक ये वायर आ रहा है, ऊपर भी निकल गया वायर, नीचे भी निकल गया, तो सिग्मा क्यू क्यों नहीं होगा? इस बात को समझें। क्या आएगा सिग्मा क्यू? लैम्बडा एल। तो गाउस लॉ समीकरण 1 निकाली। उसके बाद में संपूर्ण गाउसीय पृष्ठ को 3 पृष्ठों से मिलकर बना मान सकते हैं। तो इस फॉर एग्जांपल यदि हम ऐसे करें φ1 + φ2 + φ3, फर्स्ट सरफेस, सेकंड सरफेस, थर्ड सरफेस, और ई वेक्टर और डी वेक्टर सब कुछ आपको पहले ही मैंने बता रखा है क्षेत्रफल सदिश और विद्युत फ्लक्स में, और तीनों का समेशन किया, जोड़ किया, और उसके बाद में इसका भी 0, इससे भी निर्गत फ्लक्स कितना हो गया? 0, और इससे भी निर्गत फ्लक्स कितना हो गया? 0। केवल किससे निकला फ्लक्स? इस बेलनाकार पृष्ठ से, और बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πrl मैंने बताया आपको। यह है बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ, ये वायर है, इसके अंदर जा रहा है। जैसे वायर इसके अंदर जा रहा है, इसकी रेडियस क्या है? स्मॉल r, तो इसको जैसे ही खोलेंगे तो ये बन गई 2πr, परिधि हो गई, और ये इसकी लेंथ हो गई, तो इसका एरिया लंबाई इंटू चौड़ाई 2πr इंटू l। समीकरण 1 और 2 से E बराबर आ गया लैम्बडा अपॉन 2πε0 इंटू r, मात्रक न्यूटन प्रति कूलम। थोड़े से रिजल्ट के साथ खेले, इसकी k की फॉर्म में आ गया, ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दिया, ये भी रिजल्ट सही है। E बराबर 2k लैम्बडा अपॉन r। जो इस बात को यहां रिजल्ट आ रही है E व्युत्क्रमानुपाती r, यहीं से कि जैसे जैसे वायर से दूरी बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे वायर से दूरी बढ़ती है, वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान घटता जाता है। अगर वेक्टर फॉर्म में बात करें, इन वेक्टर फॉर्म, तो E वेक्टर बराबर 2k लैम्बडा अपॉन स्मॉल r इंटू स्मॉल r कैप, जहां स्मॉल r कैप क्या है? OP की दिशा में एकांक सदिश, OP की दिशा में एकांक सदिश, OP की दिशा में एकांक सदिश, नोट कर लीजिए। दो अप्रोच लगानी है, एक गाउस लॉ का और एक अल्पांश फंक्शन का, बस कोई सा पहले लगाओ कोई सा बाद में लगाओ, इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब रिजल्ट आ गया तो ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, देखिए कैसे। E व R में ग्राफ, रिजल्ट आया E बराबर 2k लैम्बडा अपॉन r न्यूटन प्रति कूलम।
या ई व्युत्क्रमानुपाती आर। तो ई व आर में ग्राफ हम ऐसे भी कह सकते हैं, अनंत लंबाई के आवेशित तार से दूरी बढ़ने पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में परिवर्तन दर्शाने वाला आलेख। ये लिया ई और ये लिया आर। जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ता, व्युत्क्रमानुपात का ग्राफ ई व्युत्क्रमानुपाती। अगर आपसे पूछ ले ई व 1/r में ग्राफ, समानुपात है, इस अक्ष पर ले लिया 1/r, 1/r को r इनवर्स भी कह सकते हैं, और ये ले लिया इस अक्ष पर ई। कैसी लाइन आएगी? स्ट्रेट लाइन, ई समानुपाती। कई बार ये ना पूछ के ये पूछ लेता है आजकल, ये यहां पर 1/r की जगह r की पावर -1, तो नोट कर लीजिए। ये था आपका चौथा एप्लीकेशन, अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चले आगे। ये इसका थ्योरी का पार्ट कंप्लीट होता है। हम हमारा एप्लीकेशन को विद न्यूमेरिकल कर रहे हैं। न्यूमेरिकल लिखेंगे, किसी अनंत लंबाई के आवेशित तार पर रेखीय आवेश घनत्व, समझ गए हो? लैम्डा दिया है, रेखीय आवेश घनत्व 2 माइक्रोकूलाम प्रति मीटर है। किसी अनंत लंबाई के आवेशित तार पर रेखीय आवेश घनत्व, यानी गिवन बिड़ते ही समझ जाया करो लैम्डा है, ये मात्रक से देख लो, कूलाम प्रति मीटर। अगर होता कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर तो सिग्मा होता, अगर होता कूलाम प्रति मीटर क्यूब तो रो होता। तो इस रेखीय आवेश से वायु में 3 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं, बस न्यूमेरिकल बना दिया इसको। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल करने का तरीका क्या है? क्या दिया है? गिवन क्या दिया है? रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर 2 माइक्रोकूलाम प्रति मीटर बराबर 2 माइक्रो का मतलब 10⁻⁻⁶ कूलाम प्रति मीटर। सही है। इसके बाद में तार से रेखीय आवेश से दूरी यानी स्मॉल r बराबर 3 सेंटीमीटर बराबर 3 × 10⁻⁻² मीटर। मालूम है कौन सूत्र लगेगा? क्योंकि हम जानते हैं कि क्या E बराबर 2k λ/r। मान रखने पर जैसे ही वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा? E बराबर 2 मल्टीप्लाई k की वैल्यू 9 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ मल्टीप्लाई लैम्डा की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁶ डिवाइड बाई r 3 मल्टीप्लाई 10⁻⁻²। तो E बराबर 3 3 जा 9
10 की पावर -2 ऊपर गया प्लस हो गया तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 गुना 10 की पावर 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 मल्टीप्लाई 10 की पावर +2 गुणा में आधार समान तो बातें जुड़ जाएंगी तो E बराबर 12 गुणा प्लस की पावर कितनी हो गई 9 और 2 11, 11 में से -6 चला गया कितनी बच गई 5, 10 की पावर 5 मात्रक न्यूटन प्रति कूलम। दूसरा मात्रक पता है आपको, दूसरा मात्रक क्या होता है वोल्ट प्रति मीटर, नोट कर लीजिए। चले आगे। इसी वर्ष बोर्ड 2020 में राजस्थान बोर्ड में यहीं से 2 नंबर का न्यूमेरिकल पूछा गया और देखिए क्या यहीं से न्यूमेरिकल आया था इस वर्ष। क्वेश्चन जिसने समझ लिया वो आसानी से कर लेता है इसको। इसी साल 2020 में एक इलेक्ट्रॉन 0.30 मीटर 0.30 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर एक इलेक्ट्रॉन 0.30 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर अनंत रेखीय आवेश के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, चारों ओर चक्कर लगा रहा है। यदि रेखीय आवेश घनत्व 10 की पावर -6 कूलम प्रति मीटर हो तो इलेक्ट्रॉन की चाल ज्ञात कीजिए। तो इलेक्ट्रॉन की चाल ज्ञात कीजिए। कुछ डाटा दिया भी था और वो क्या me मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जनरली होता है 9.1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -31, लेकिन दे रखा था तो वही मानना कैलकुलेशन को आसान करने के लिए 9.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर -31 किलोग्राम और E दिया था 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19 कूलम। अब देखिए मुश्किल थोड़ी था क्वेश्चन, थोड़ा सा घुमा दिया, प्रश्न को समझने की जरूरत थी। समझिए पहले थोड़ा सा, ये कोई वायर है अनंत लंबाई, ये रेखीय आवेश घनत्व दे रखा है, लैम्बडा दे रखा है, त्रिज्या के हो सकता है त्रिज्या की जगह व्यास दे दे, अपन यहां कर रहे व्यास, दरअसल व्यास ही दिया हुआ था, त्रिज्या भी दिया हो सकता है, क्या दिक्कत है इसमें, आधा कर देंगे। अगर हम बात करें डी डायमीटर कितना दे रखा है 0.30 मीटर,
तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, d/2 बराबर 0.30/2, तो ये हो जाएगी 0.15। इतनी बात समझ में आ गई। अगर डायरेक्ट रेडियस दी हो तो नो प्रॉब्लम, और लैम्बडा कितना दिया है, रेखीय आवेश घनत्व 10⁻⁻⁶ कूलम्ब प्रति मीटर। थोड़ा सा प्रश्न को समझिए क्या कह रहा है। ये कोई वायर है, इसके चारों तरफ वर्तुल गति, वृत्तीय गति। 11वीं में थोड़ा सा कंसेप्ट जुड़ेगा इसका। 0.15 मीटर। इतनी बात समझिए, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा। अब पूछा है कि वेलोसिटी, वेग इन चाल पूछिए इसकी। क्या पूछिए, चाल। यदि हम बात करें कि स्मॉल r है, तार से इस स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है, चूंकि हम जानते हैं E बराबर होता है 2k लैम्बडा अपॉन r। E बराबर होता है 2k लैम्बडा अपॉन r। अब बात आती है कि वृत्तीय पथ पर चक्कर लगा रहे इलेक्ट्रॉन, तो इसे वृत्तीय वर्तुल गति करने के लिए इलेक्ट्रिक फोर्स है जो अभिकेंद्रीय बल प्राप्त करेगा। अभिकेंद्रीय बल इसे देगा। यानी बल क्या होता है, यदि हम बात करें यहां पर F बराबर क्या होगा, Q × E। अगर हम चाहें तो ऐसे F बराबर E। कैसे, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था E बराबर F/Q। E बराबर F/Q। E की जगह E, चूंकि Q बराबर क्या है, E, तो जैसे यहां E रखा और वज्र गुणा किया तो यही तो आएगा F बराबर E। ये E यहां रख दें तो बोलिए क्या बनाए, F बराबर E ऑलरेडी है, E की जगह 2k लैम्बडा अपॉन r। इतनी बात समझ में आ गई। इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल आ गया। क्या आ गया, बल। इलेक्ट्रिक फोर्स E फर्स्ट चैप्टर यूज किया है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F/Q। चूंकि Q बराबर इलेक्ट्रॉन है तो E, तो वज्र गुणा किया रख के यहां पर, तो F बराबर आ गया E। F बराबर आ गया E। यह बल इलेक्ट्रॉन को वृत्तीय पथ पर गति करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्राप्त करता है, यह प्रदान करता है। यह बल इलेक्ट्रॉन की वर्तुल गति में आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है। तो किसके बराबर कर दे इसे, अभिकेंद्रीय बल क्या होता है, mv² बराबर E × 2k लैम्बडा अपॉन r। कुछ काटापीटी हो रही है, एक r से एक r कैंसिल। v² बराबर E × 2k लैम्बडा अपॉन स्मॉल m, और v बराबर √ E × 2k लैम्बडा अपॉन स्मॉल m। सब कुछ तो आपके पास अवेलेबल है। मान रखने पर v बराबर, मात्रक आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड वेग है तो E 1.6 गुणा 10⁻⁻19 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 10⁻9 k की वैल्यू मल्टीप्लाई लैम्बडा की वैल्यू 10⁻⁻6 डिवाइड बाई m की वैल्यू 9.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁻13। तो v बराबर सॉल्व कीजिए भाई, 9 से 9 कैंसिल। यदि हम चर्चा करें ये ऊपर चला गया तो ये बच गया 1.6 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 10⁻। अब यहां देखिए, चलो एक बार लिख लेते हैं सारी बातों को। 10⁻⁻19 मल्टीप्लाई 10⁻9 मल्टीप्लाई 10⁻6 मल्टीप्लाई ऊपर गई -31 तो +31 हो गया, ये 31। तो सॉल्व करें तो v बराबर √ प्लस प्लस की घात देख लें पहले। 31 और 9 40, 31 और ये 9 कितना हो गया 40।
इसकी देखिए 19 और 6 25, 15 बच गई, तो 16 दूनी 32, 3.2 गुना 10 की पावर 25, 15, 19 से 25 तो 15 बच गए, 40 में से 15। चाहो तो और भी सोल्व कर सकते हो आप आगे। मात्रक मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। ये क्वेश्चन इसी वर्ष बोर्ड एग्जाम में आ रहा था, जो गाउस के नियम के अनुप्रयोग पर ही आधारित था, बस उसका न्यूमेरिकल बना दिया। क्या बना दिया उसका? न्यूमेरिकल। ध्यान दोबारा सुनिए, प्रश्न समझ में आ गया होगा। इलेक्ट्रिक फोर्स गाउस लॉ से आ गया इतना। अब बल कितना लगेगा? F बराबर होता है QE, Q की जगह E इंटू E, ये रख दिया। यह बल आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है। यह बल आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है। यह बल आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है। इस बल को आवश्यक अभिकेंद्रीय बल के बराबर कर दिया और कैलकुलेशन कर डाला। तो ये था गाउस लॉ का चौथा अनुप्रयोग विद न्यूमेरिकल कंप्लीट होता है। अगले लेक्चर में करेंगे। गाउस के नियम के दो अनुप्रयोग और बच गए, जिनकी चर्चा अगले लेक्चर में करेंगे। ठीक है।